आज देश में हर दिन फ्रॉड हो रहे हैं। भोपाल से खबर आई है कि रेलवे द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दिए गए चांदी के सिक्के नकली निकले। सीएजी ने स्किल इंडिया स्कीम में 10,000 करोड़ के स्कैम को एक्सपोज किया है। अब फ्रॉड करने वाले खुद ही ईडी ऑफिसर बनकर एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं। आए दिन डिजिटल फ्रॉड्स में लोगों का पैसा डूब रहा है। क्या ईडी को इन सबकी कोई चिंता है? अगर ईडी को देश के आर्थिक हितों की सचमुच में कोई चिंता होती तो ये आए दिन होने वाले फ्रॉड्स में कुछ तो कमी आती। ईडी एक बार फिर से खबरों में है। क्या चुनाव आसपास हैं? जी हां, इस साल बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहे हैं। बंगाल से ही ईडी ने अपने इनिंग्स की शुरुआत की। 8 जनवरी को ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या आईपैक के ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर रेड की। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है और तृणमूल कांग्रेस इसी फर्म के साथ अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना रही थी। ईडी ने एलिज किया है कि आईपैक को हवाला चैनल्स के थ्रू एक कोल माइनिंग स्कीम से 20 करोड़ रुपया मिला है। बाय द वे, ये मामला 5 साल पुराना है। 2020 में आईपैक का नाम आया था और एफआईआर दर्ज हुई थी, पर एक्शन अब जब चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं तब हो रहा है। रेड के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर पहुंच गई। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी की इंटरनल स्ट्रैटेजी को चुराया जा रहा है और ईडी ने एलिज किया है कि वो फाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस निकाल ले गई। फिर कोर्ट खेला गया। ईडी और वेस्ट बंगाल सरकार दोनों ने कलकत्ता हाई कोर्ट को अप्रोच किया। चुनाव से पहले ईडी का एक्टिवेशन अब एक पैटर्न सा बन गया है। बंगाल से पहले 3 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में इसे देखा जा चुका है और अब बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में भी ईडी पुराने केसेस की फाइल्स को खोलने में लगा है। इस पर बात करेंगे, पर पहले ईडी के पैटर्न को देखते हैं। 14 नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में मतदान से 6 दिन पहले ईडी की रेड हुई। एक मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड मामले में 23 जगह रेड पड़ी। ये केस 2021 का था, लेकिन एक्शन लिया गया नवंबर 2024 में। मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का। अलेज किया गया कि हवाला का पैसा मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खुलवाकर उनमें ट्रांसफर किया गया। 125 करोड़ के सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एक लोकल बिजनेसमैन सिराज अहमद हारून मेमन से लिंक पाए गए और प्रोपेगेंडा चला वोट जिहाद। क्यों? यू गेस्ड इट राइट, क्योंकि अक्यूज्ड एक मुसलमान था। झारखंड में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन पर लैंड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगस्त 2023 में रजिस्टर हुआ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई 2024 इलेक्शन से 10 महीने पहले। हेमंत सोरेन को चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में शामिल नहीं हो पाए। फिर भी पार्टी के दूसरे लीडर्स की बदौलत नवंबर 2024 में जब इलेक्शन हुए, उनकी पार्टी जीत गई और वो एक बार फिर सीएम बने। दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ऐसे ही इलेक्शन से 11 महीने पहले एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2022 में सीबीआई और ईडी ने शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फरवरी 2023 में आप पार्टी के मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया। फिर मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए। इलेक्शन हुए फरवरी 2025 में। सो एक पैटर्न सा उभरता है। ईडी कहीं से भी उठाकर कुछ भी केस बनाता है और एक्शन चुनाव से पहले लिया जाता है। कोशिश है कि सीएम ही फंस जाए, नहीं तो करप्शन का पूरा नैरेटिव फैला दिया जाता है। अब आने वाले दिनों में तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी में ईडी की रेड्स हों तो चौंकिएगा मत, ये काम है उनका। ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी गई है। दिसंबर 2025 की साउथ फर्स्ट की ये रिपोर्ट देखिए। किसी केस में ईडी ने तमिलनाडु पुलिस से एफआईआर की मांग की, कहीं कोर्ट से समन्स की मांग की। जब बात नहीं बनी तो इन्फॉर्मेशन को इस तरह से लीक किया गया कि डीएमके से रिलेटेड लोगों के खिलाफ एक माहौल बना। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन या टैस्मैक का ही केस ले लीजिए। इस पर ईडी ने इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया क्योंकि उन्हें 1000 करोड़ के करप्शन का स्ट्रॉन्ग सस्पिशन था। चेन्नई और दूसरी जगहों पर ईडी ने मार्च 2025 में रेड की। टैस्मैक के सरकारी दफ्तर से कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और डेटा सीज कर लिया गया। लोगों के पर्सनल फोन से भी डेटा निकाला गया। बाद में जब केस कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर डांट लगाई क्योंकि ईडी ने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट को बताए बिना उसने डिपार्टमेंट पे रेड कर दी। जब शक लोगों पे है तो पूरे कॉर्पोरेशन को क्यों टारगेट किया गया? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इन्वेस्टिगेशन ही फ्रीज कर दी। इससे पहले एक दूसरे मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि ईडी कोई सुपर पुलिस नहीं है जिसको हर चीज इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है।
इसी तरह सितंबर 2024 में हरियाणा स्टेट के इलेक्शन से पहले ईडी ने कांग्रेस के एमएलए सुरेंद्र पवार के साथ 14 घंटे 40 मिनट की पूछताछ की। बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि एमएलए का नाम तक एफआईआर में नहीं था और उनका डिटेंशन इलीगल था। कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह एक्सटेंडेड क्वेश्चनिंग करना कोई हीरोइक काम नहीं है, बल्कि इंसानी गरिमा के विरुद्ध है। एक्चुअली ईडी के डांट खाने का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। केरला में सबरीमाला गोल्ड लॉस केस में ईडी ने पिछले हफ्ते एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया है। ये केस भी 2020 का है और केरला हाई कोर्ट के निर्देश पर एक एसआईटी इस पर पहले से लगी हुई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक असम और पुडुचेरी में भी बिजनेस और पॉलिटिकल अलायंस पर ईडी की कड़ी नजर है। पर उसके खुद के पॉलिटिकल अलायंस का क्या इस पैटर्न को देखकर भी आपको नहीं लगता कि ईडी का काम एक आर्थिक क्राइम से लड़ने वाले एजेंसी से हटकर एक पार्टी कार्यकर्ता का हो गया है? क्या रियली ईडी ठीक से अपना काम कर रही है? लोग भूल ही गए हैं कि ईडी का काम होता क्या है। हर देश में एक पुलिस होती है जिसका काम होता है कानून की रखवाली करना और नागरिकों की सुरक्षा करना। वैसे ही एक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या ईडी भी होती है जिसका काम होता है अर्थव्यवस्था की रक्षा करना और आर्थिक कानूनों की रखवाली करना। पिछले कुछ सालों में इस संस्था को सबसे ज्यादा रेड मारने वाली संस्था के रूप में जाना जा रहा है। न्यूज चैनल के ऑफिस से लेकर बिजनेसमैन और ऑपोजिशन के सिटिंग और फॉर्मर नेताओं पर इनकी ज्यादा मेहरबानी रहती है। इलेक्शन से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड के बीच ईडी का नाम आ जाता है। कैसे करते हैं ये इतना काम? सीधा साधा एक वेबसाइट है ईडी का। देखकर लगता है कि खूब काम करने वाला एक डिपार्टमेंट है। अपने हेडर पे एक परफॉर्मेंस का भी सेक्शन बनाया है। 2023 तक के केसेस की रिपोर्टिंग है इसमें। पूरे देश में इनका ऑपरेशनल ढांचा है। वेबसाइट पर पुरानी वैकेंसीज के नोटिस भी हैं। आप बहक कर इनमें अप्लाई मत कर देना, सबका टाइम निकल चुका है। पिछले साल अपने 69th फाउंडेशन डे पर ईडी ने साल 2024-25 की अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली। इसमें ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन का मैसेज है। वो ईडी की उपलब्धियों के बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि मार्च 2014 तक हर साल लगभग 200 एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर हो रही थी। टोटल 1883 ECIR ही रजिस्टर हुई थी। सिर्फ 84 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स फाइल की गई थी। ECIR एक तरह से ईडी की इंटरनल FIR जैसा होता है जिसके बेसिस पर वो केस को आगे चलाते हैं। आगे ईडी के डायरेक्टर लिखते हैं कि अप्रैल 2014 और मार्च 2024 के बीच एनफोर्समेंट एक्टिविटी काफी बड़ी है। अब हर साल 511 ECIR रजिस्टर हुई हैं, 333 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं, 5113 PMLA इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई हैं, 34 लोगों को सजा भी हुई है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। करीब 5000 केसेस फाइल हुए और बस 34 लोगों को सजा हुई। पास परसेंटेज तो छोड़ो, ये तो 1% भी नहीं बनता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन ईडी के डायरेक्टर अपना सबसे इंटरेस्टिंग डेटा बताना ही भूल गए। पिछले 10 सालों में ईडी ने अलग अलग नेताओं पर 193 केसेस रजिस्टर किए हैं। इनमें से 138 या 71% केसेस बस पिछले 5 साल में किए गए हैं। इनका कन्विक्शन रेट बिलो 1% है। बस 2 लोगों को सजा हुई। बाकी केसेस का क्या हुआ, ईडी की एनुअल रिपोर्ट नहीं बताती। क्या किसी सरकार के लिए साल 2014 कोई बेंचमार्क है? सोचिए, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका काम पूरे देश के आर्थिक घोटालों से निपटना है, उसका कंपैरिजन का क्राइटेरिया देखिए। एक तरफ है 1956 जब से डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई, तब से 2014 मतलब 58 साल, और दूसरी तरफ 2014 से 2024 10 साल। कहना क्या चाहते हैं? क्या पहले आप काम नहीं करते थे? आप इंतजार कर रहे थे कि एक दिन एक सरकार आएगी जो आपको दौड़ाएगी? सरकार के बदलने से ईडी जैसी क्रुशियल संस्थाओं पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अब खुद ही अपने काम में 2014 का बेंचमार्क सेट करना ऐसा है जैसे ईडी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। ईडी खुद ही एविडेंस दे रहा है कि देश के बजाय वो वर्तमान सत्ता के लिए काम कर रहा है। 2 ऐसे मामले हैं जहां ईडी पे बीजेपी की डायरेक्ट मदद करने के आरोप लगे हैं। एक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। 2016 में इसके लॉन्च से 2024 में इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए जाने तक ईडी और ईबी का गठजोड़ बना रहा। ऐसे एक नहीं अनेक केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं जहां पहले ईडी या आईटी डिपार्टमेंट की रेड होती है, फिर वो कंपनी बीजेपी को चंदा देती है, फिर उसको राहत मिल जाती है, कुछ केसेस में क्लीन चिट मिल जाती है और ज्यादा सौभाग्यशाली हुए तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल जाते हैं।
मार्च 2024 में द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स की लिस्ट में जो कंपनियां हैं उनमें से कई ईडी और आईटी डिपार्टमेंट के स्कैनर में थी और ईडी रेड के कुछ ही दिन बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। सबसे इंटरेस्टिंग केस तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है। अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच ये कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिगेस्ट बायर थी। इन्होंने 1368 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। इन पर कई बार ईडी की रेड पड़ी और इन्होंने कई बार बॉन्ड्स खरीदे। एक साल में अपने प्रॉफिट से 6 गुना ज्यादा बॉन्ड्स खरीदे। 2011 में सीबीआई ने इसके फाउंडर और चेयरमैन सैंटियागो मार्टिन और उनके सहयोगियों पर 30 केसेस रजिस्टर किए थे। 2019 में ईडी ने भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब ईडी और ईबी का खेल देखिए। अप्रैल 2022 में ईडी की रेड हुई। 7 अप्रैल को इन्होंने 100 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। जुलाई 2022 में फिर से रेड हुई। 6 जुलाई को 75 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद लिए गए। फिर सितंबर 2022 में ईडी की रेड हुई और 6 अक्टूबर को 105 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे गए। ऐसा सिलसिला कई बार चला। इस लिस्ट में मेघा इंजीनियरिंग, वेदांता ग्रुप, डीएलएफ ग्रुप, रेड्डीज लैब, आदित्य बिरला ग्रुप समेत कई कंपनियां हैं। इनका एक बढ़िया कंपाइलेशन स्क्रोल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने किया है। आप डिटेल्स वहां पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ईडी चाहे तो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कंट्रीब्यूशन को भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में शामिल कर सकता था, पर शायद वो शर्मा गए। इंडिपेंडेंट एजेंसीज पर भी ईडी का कहर रहा है। लेटेस्ट केस एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के इशू पर काम कर रहे एनजीओ सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड का है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट हरजीत सिंह और उनकी बीवी ज्योति अवस्थी इसको चला रहे थे। पिछले हफ्ते ईडी ने इस संस्था पर रेड डाली। ईडी ने एलिज किया है कि इस संस्था को 6 करोड़ के फॉरेन फंड्स मिले हैं और वो सरकार की एनर्जी सेक्टर्स की पॉलिसीज को प्रभावित करने के लिए मिले हैं। सोचिए 6 करोड़ में सरकार की हजारों करोड़ों की एनर्जी पॉलिसीज प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ भी उठपटांग इल्जाम लगाकर या अकाउंट्स में गड़बड़ी बताकर कई इंडिपेंडेंट संस्थाओं को बंद करवाया जा चुका है। 2018 में ईडी ने ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के खातों को फ्रीज किया था। इसके बाद संस्था बंद ही हो गई। अक्टूबर 2018 में ही ग्रीन पीस के दफ्तर पर ईडी की रेड्स हुई। अकाउंट्स फ्रीज, काम बंद, सेम पैटर्न। मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक के साथ भी यही पैटर्न दोहराया गया। इस बार बस एक न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल के बिना पर एलिज किया गया कि न्यूज क्लिक चाइना से फंड लेता है। इसके फाउंडर एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ को एंटी टेररिज्म के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया। 7 महीने उन्होंने जेल में काटे। 44 दूसरे जर्नलिस्ट के घरों पर भी रेड डाली गई और न्यूज संस्थान का काम ठप कर दिया गया। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर की गिरफ्तारी को अनलॉफुल बताया और ईडी समेत दूसरी संस्थाओं को फटकार लगाई। अब इसी हफ्ते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी के दफ्तर गए। उनके साथ मीटिंग हुई है। क्या चाइना के नाम पर अब ईडी बीजेपी के दफ्तर पर रेड लगाएगी? अपनी एनुअल रिपोर्ट में एनजीओज और इंडिपेंडेंट संस्थानों को बंद करवाने में अपने कंट्रीब्यूशन को भी ईडी ने छुपा लिया। वेरी हम्बल। आज देश में हर दिन फ्रॉड हो रहे हैं। भोपाल से खबर आई है कि रेलवे द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दिए गए चांदी के सिक्के नकली निकले। सीएजी ने स्किल इंडिया स्कीम में 10,000 करोड़ के स्कैम को एक्सपोज किया है। अब फ्रॉड करने वाले खुद ही ईडी ऑफिसर बनकर एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं। आए दिन डिजिटल फ्रॉड्स में लोगों का पैसा डूब रहा है। क्या ईडी को इन सब की कोई चिंता है? अगर ईडी को देश के आर्थिक हितों की सचमुच में कोई चिंता होती तो ये आए दिन होने वाले फ्रॉड्स में कुछ तो कमी आती। इस हफ्ते इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।